Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है. यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा. आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो एनवायरनमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है. दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है. देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव. ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है. यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग. And that required many avenues, that required many steps, multitude of them. Broadly speaking, they come under the four heads. It requires equipment, it requires change in systems and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic. कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है. आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं. मान लिया जाए कि सीडीएस का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हुई. हमारे यहां साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे. डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था. डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी के अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है. इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए. दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का. आज हम, आपने देखा होगा, सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स, हमारे पास में जो असॉल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62, वो शायद इतनी कारगर नहीं थी. अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई AK-203 के साथ में. ये एक बहुत ही कामगार और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स होगी. इसी प्रकार से अगर हम देखें, चाहे वो पनडुब्बियों के क्षेत्र में है, चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं. तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है. और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है. इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है. वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड अदर्स. देखिए, इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में जो बड़े नए संकट आए, सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा. आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे. पर सर, ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 3 महीने की होगी. मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाय दिसंबर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी. ये कहां से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सबमरीन के लिए? हाउ टू रन इट, हाउ विल यू ट्रेन देम इतनी जल्दी? मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूं. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको अभी बताता हूं. बट आई जस्ट टेल यू, बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट दिस थिंग. वी हैव गॉट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वी हैव गॉट एमका, वी हैव गॉट सबमरीन्स दैट वी हैव मेड, वी हैव गिवन द न्यूक्लियर सबमरीन्स दैट वी हैव लॉन्च्ड, एंड वी आल्सो बिकेम a space power. We have hit at the satellites. And the fourth pedestal of it is the manpower reorganization. Now, in the manpower reorganization, the point that you have raised was that is we must have a young, agile,
fit, well-trained army. Okay. It is a contradiction. It's a paradox कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है, जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स। विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. First point you must understand, Agniveer will never constitute the whole army. अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे। बाकी लोग जो होंगे जिनका की proportion एक बहुत बड़ा होगा, वो अनुभवी होंगे. They will be experienced, they will be trained and other. And these Agniveers, those who become the regulars eventually, will go through more intensive training, will acquire the experience, will become more battle worthy and more experienced over the period of time. So Indian Army at any point of time will have a large number of people who, though recruited as Agniveers, but had been specially selected for their suitability, for their fitness, for their agility, for their motivation and for their aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained. So it is not only that the Indian Army will be having only this component. Yes, Indian Army will constitute at the level of the Jawans and the ORs who had been recruited through the process of Agniveer, specially selected, whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time. Selection is one part. Even when you select people who are physically fit and others, it's a very small thing. But when we observe them over a longer period of time, we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future. Imagine the army of 15 years hence, in which all those who have been recruited have come through the special 4 years probation period and then gone and joined the army. See their technical skills, see their motivation, their physical fitness and others. They will all be the people who will probably the cream of the Indian Army. Right. So my first question will be, I will go later into those who are not being amalgamated, but first about those who are going to be amalgamated into the service. There's already a system of your regiments and corps. Will it not demotivate somebody who has gone through the NDA, who's gone through the rigorous training process earlier, and then they'll see them as Johnny come latelys, abhi aaye hain, abhi fauj mein ghus gaye hain, and they're already getting the benefits that we were getting, but we had to put in so much more hard work. So will it cause a disruption, and will they be seen as lesser soldiers? देखिए, सेना में जाने वाला हर रिक्रूट फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था, उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है. वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में. एक बात. जहां तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें 2 बातें समझनी चाहिए. ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है. अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं. ये जो रेजिमेंटल कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है. पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं. और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है. अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए. उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था. देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आजाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी. क्या था उसका? 60,000 की फौज थी. कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट. इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट.